पूरे निमाड़ में आखिर माहौल क्या है, मूड क्या है। गलतियां जिसको बोलना चाहिए दिग्विजय सिंह जी ने की थी, वही की वही गलतियां हम देख रहे हैं कि इस समय शिवराज जी भी दोहरा रहे हैं। अफसरशाही काफ़ी हावी है भाजपा के नेताओं पर। पूरा मुद्दे को, मामलों को जो उठाया, लीड करे इस मामले को, ऐसा फैस निमाड़ में नजर नहीं आ रहा। कल्याणकारी योजनाओं को भुनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका दी लपेटा में। और अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दहलीज पर वो वक्त आ गया है और आज से हम एक स्पेशल कवरेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूं तो कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में हम जाएं, मूड को, मिजाज को भांपें, क्योंकि असल में चुनाव किस करवट बैठने वाला है, कौन एमपी का किंग बनने वाला है, ये वैसे पता नहीं चलता। लेकिन जब आप नब्ज टटोलते हैं, और नब्ज टटोलने का मतलब क्या होता है, कई चैनल अपनी प्रायोजित भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और वहाँ पर लोगों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगवा लेते हैं। लेकिन क्या महज उससे नब्ज टटोली जाती है? क्या कोई पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे से नब्ज बता पाते हैं? बहुत मुश्किल कार्य होता है। मैंने अपने लगभग 25 सालों के पत्रकारिता के करियर में इस बात को बहुत गहराई से देखा कि आप ईमानदारी से समाज के अलग अलग तबके की जब नब्ज टटोलते हैं और उनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि अगर ये जीत सकता है तो क्यों, और ये हार सकता है तो क्यों, और बताने वाले की जो लहजा होता है उसको जब भांपते हैं, तब आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और ये मैं नहीं, आप पूरे टाइम ईमानदारी से देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, कारण और सवाल की तरफ सोचेंगे, समझेंगे, तो आप को भी पता चलेगा कि माहौल का रुख क्या है। तो आज दक्कन का दरवाजा जिसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र बॉर्डर बुरहानपुर से शुरुआत है। और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि पूरे निमाड़ में आखिर माहौल क्या है, मूड क्या है। और इसकी शुरुआत बुरहानपुर के हमारे साथ में निमाड़ के बहुत सारे दिग्गज पत्रकारों के साथ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्रकार जो डे टू डे में, रोजमर्रा की जिंदगी में नेताओं को, जनता को, मुद्दों को टटोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन्हें आप तक पहुंचाते हैं। और समग्रता के साथ जब उनसे पूछा जाए कि माहौल क्या है, तो बहुत इसका मजा आने वाला है। आप मेरे साथ सबसे पहले हमारे सहयोगी हैं रिजवान भाई, जो दे लपेटा को भी देखते हैं, मेरे बहुत पुराने सहयोगी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 20 साल से ज्यादा का करियर है रिजवान भाई का। रिजवान भाई, जरा बताइए आज हम क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो चुनाव बहुत सामने एकदम करीब है, जिस तरीके से पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित करने की तैयारी कर ली है, कुछ पार्टियों ने घोषित भी कर दिए हैं। यदि हम चुनाव की नब्ज की बात करें तो जो पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। वो अपने को बता सकते हैं कि आखिर किन मुद्दों को जनता को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, किन मुद्दों से जनता प्रभावित होने वाली है। तो आज हमारी इसी कड़ी में हमारे साथ में जो बुरहानपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका परिचय कराता हूं। पहले आनंद दीक्षित जी हैं, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हैं जी। इसके साथ शेख रईस हैं, सोहेल भाई हैं, संजय दुबे जी हैं, अकील आज़ाद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शेख सत्तार जी हैं, अपने विजय भाई निमोरे जी हैं, शकील भाई हैं, मनीष महाजन जी हैं और रईस भाई हैं। तो ये इतने जो पत्रकार हैं बुरहानपुर के, या आपको आज जो अपन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे चुनाव में प्रभावी हो सकते हैं, तो आप ज़रूर इनसे बात करो और ये बात निकल के आएगी कि वास्तव में इस बार चुनाव किन मुद्दों पर लोगों को प्रभावित करना है। बिल्कुल। और बात केवल बुरहानपुर की नहीं है, क्योंकि आप जब दक्कन के दरवाजे से एंटर होते हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर से, तो आप निमाड़ का एक जायजा लेते हैं। रिजवान भाई, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ, क्या माहौल क्या लगता है इस बार की, जब चुनाव बिल्कुल अब करीब है, ऐसे में माहौल क्या लगता है? हम आज का जो माहौल देखें तो दूर से देखने पे हमें ये लगता है कि सत्ता जारी है, सत्ता जारी, एंटी इनकम्बेंसी हावी है 100%। आप दिग्विजय सिंह जी का जो आखिरी कार्यकाल था, उसमें आप देखेंगे जो गलतियां जिसको बोलना चाहिए दिग्विजय सिंह जी ने की थी, वही की वही गलतियां हम देख रहे हैं कि इस समय शिवराज जी भी दोहरा रहे हैं। तो सब कुछ मिला के अगर इसमें ऊपर से जो मोदी जी हैं और अमित जी हैं, अगर ये लेके आते हैं, जो आज के टाइम में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक नेशन एक चुनाव, उसमें फिर जो है कहीं ना कुछ उलटफेर होने के चांसेस हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? उस दौर में हमें लगता था कि जब दिग्विजय सिंह शासन का अंत होने वाला था, तब लगता था बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, जनता परेशान थी। तो उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी की धमाकेदार एंट्री होती है, लेकिन एक साथ में उमा भारती का फेस था, वो एंगर का फेस था, वो फायर ब्रांड लीडर थी। जहां कांग्रेस में वो कमी लगती है, वो चीज़ दिखती है। विपक्ष तो आज की तारीख में है ही नहीं।
हाँ, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष है ही नहीं। जो ज्वलनशील मुद्दे जिनको कांग्रेस ने उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पाई, और इससे वो वोटरों का जो भरोसा था वो नहीं जीत पाई, और इसी वजह से जो है ये दिन आए हैं। तो ये दिन ऐसे आए कि मामला अटका तो अधर में है, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद। होने के बावजूद भी जो है अधर में है, और कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है अब बिल्कुल ये स्थिति आप जो हमने विवेचना करी कि विपक्ष के पास वैसा चेहरा नहीं है कि जनता उस पर भरोसा कर सके, हो सकता है सत्ता पक्ष के चेहरे से थक चुकी हो। लाडली बहना योजना, आप तो जाते होंगे फील्ड में, तो कैसा इसका रिस्पांस दिखता होगा? रिस्पांस तो थोड़ा ठीक लग रहा है उसका, लेकिन बोल नहीं सकते, जनता कुछ नया ही चाहते हैं लोग, कि कुछ नया हो। और महंगाई के जो खास तौर से मुद्दे हैं, मतलब जनता चाहती है कि महंगाई कम हो, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ नया हो जाए प्रदेश में। आप क्या कवर करते हैं? मैं यही फील्ड में घूमता हूँ, मतलब न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ अपनी। अच्छा ये बताइए, क्राइम भी कवर करते होंगे आप, जाते होंगे थाने, जाते होंगे एसडीएम अधिकारी, तहसीलदार। लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी लोग हैं ये निरंकुश हो गए, ये सुनते नहीं है, बीजेपी के नेताओं की भी नहीं सुनते, ये स्थिति लगती है? लोग ऐसी शिकायत करते हैं? हाँ, शिकायत तो होती है कि लोगों की सुनवाई बहुत कम होती है, हो ही नहीं पाती। मतलब कोई अगर सुनवाई करता है तो कोई किसी का अगर कोई नेता का करीब ही रहा तो अधिकारियों के कांटेक्ट में रहता तो कोई गरीब की सुनवाई हो ही नहीं पाती है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जी। जो अफसरशाही है वो काफ़ी हावी है भाजपा की सरकार में। भाजपा के चाहे पूर्व मंत्री हों या दिग्गज नेता हों, वो उन्हें कोई भी काम कराना होता है तो वो आदेशित नहीं करते हैं, वो निवेदन करते हैं। निवेदन की प्रथा जो आई है वो भाजपा सरकार में आई है। कांग्रेस जो थी वो आदेश देती थी, और ये चाहे एसपी हो या कलेक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, इनसे काम करवाती थी। लेकिन यहाँ पे अफसरशाही काफ़ी हावी है भाजपा के नेताओं पर। अफसरशाही हावी। अच्छा एक बात बताइए, आप जब फील्ड में होते हैं, ये अफसरशाही हावी होती है। देखिए 5 साल नेताओं को राज करने के मिलते हैं, अधिकारी की जब तक नौकरी होती है तब तक वो राज करता है। जनता को तो राज करने का एक ही दिन मिलता है लोकतंत्र में, जिस दिन वो वोट करती है, उस दिन उसको वीआईपी होने का एहसास होता है, बाकी तो उन सब वीआईपीओं को देखती रहती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें भी फैक्टर रहेंगी चुनाव में? ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में सत्ता जाते हुए दिखाई दे रही है, कांग्रेस कमबैक कर रही है। हम बुरहानपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे भी निर्दलीय विधायक का कार्यकाल रहा है, ना कांग्रेस के पास था ना बीजेपी के पास था। अब लोगों को कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई है कि भाजपा बुरहानपुर में आ जाएगी। बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर विधानसभा में भाजपा आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि निर्दलीय का कार्यकाल भी कोई संतोषजनक नहीं रहा। हालांकि उन्होंने दर्शकों को बता दें कि बुरहानपुर में दरअसल पिछली बार सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय चुनाव जीते थे। अर्चना चिटनिस जो कि पूर्व मंत्री, उनको उन्होंने हराया था, और कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी। कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, 15,000 उनको मत मिले थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी। जमानत जब्त थी, बिल्कुल। और अभी जो विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी है, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1,000 करोड़ का विकास इन पिछले 5 सालों में बुरहानपुर में किया है। आज की बात करें तो सड़कें खस्ता हाल है, गड्ढे हैं, गड्ढों को भरने के लिए जो मुरुम डाला गया है उससे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। पूरा मामला जो माहौल है वो अभी कांग्रेस के विरोध में जाते हुए दिखाई दे रहा है बुरहानपुर में कांग्रेस के विरोध में है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि बीजेपी उसमें जाएगी, आ जाएगी। सत्ता मतलब बुरहानपुर का जो विधायक होगा वो बीजेपी से संभावित ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि तो क्या लगता है आपको, कौन कैंडिडेट की हम बात करें, खुल के बात कर सकते हैं हम, अगर आपको क्या लगता है उस हिसाब से हो सकता है कांग्रेस भी किसी बड़े उम्मीदवार कैंडिडेट पे दांव लगा सकती है, बड़े नेता पे लगा सकती है? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर स्थितियां जो आज हमारे सामने हैं वो इस प्रकार की हैं कि ना तो कांग्रेस जिस प्रकार से उसको अपना विरोध करना चाहिए था, जिस प्रकार से बीजेपी की जो नीतियां हैं, बहुत सारी नीतियां अच्छी भी हैं, बहुत सारी नीतियां जो है वो अच्छी नहीं है, उसको लेकर कांग्रेस कोई खासा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। यानी जिसको कहना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस सिर्फ पदों पर बाकी रह गई है। आज की तारीख में कम से कम बुरहानपुर में ये देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव मुँह फाड़े खड़ा हुआ है, उस समय कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की जो कमियां हैं उसको गिनाने, भ्रष्टाचार, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर रोड पर आना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। और उसका तो समय भी नहीं बचा, अब तो चुनाव आ गए। नहीं, चुनाव आ गए, यही अवसर है दिखाने का जनता को कि ये है, आप इसको नहीं इसको वोट दें, ये खास अवसर है। और इधर देखिए, आप अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो हर वो योजना को आज, हर वो जन कल्याणकारी योजना को भुनाने का हर संभव प्रयास कर रही है, उसने सबको लगा दिए हैं। तो ये एक फैक्टर है जी।
अच्छा, बीजेपी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, पूरी चतुरंगिणी सेना बिल्कुल डिप्यूट कर दी गई है। कांग्रेस के संगठन की जो बात है वो हमारे साथियों ने, भाई दुर्गेश भाई, अब मुझे एक बात बताइए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा आती है। मैं उस वक्त यहाँ कवरेज के लिए आया था, तो उसके आयोजक मेन वो रहते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी राहुल गांधी की जो यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा है, उसके लिए वो मेन आयोजक रहते हैं, मंच पर भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनको कांग्रेस टिकट देने की संभावना बनती है, तब क्या स्थिति बनती है? देखिए, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस समय ठाकुर सुरेंद्र सिंह को बुरहानपुर की जनता ने निर्दलीय विधायक के रूप में चुना था, तत्कालीन परिस्थितियाँ एकदम अलग थी और वर्तमान परिस्थितियाँ एकदम अलग है। ये जो दावे की बातें अपन लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे 1000 करोड़ रुपए के विकास का दावा ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने किया, तो अगर ये विकास हुआ भी है तो ना वो उसके लिए उनको कोई क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये जो बताया जा रहा है कि सड़कें हैं, गड्ढे हैं, जो तकलीफ़ें बुरहानपुर में है, ना सुरेंद्र सिंह उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो निर्दलीय विधायक है। और ये बुरहानपुर की जनता है साहब, इसके पहले आदरणीय अर्चना चिटनीस जी जब मंत्री रही थी जी, तो वो जो चुनाव हारी थी, उस चुनाव के पहले उन्होंने 4000 करोड़ रुपए के विकास का दावा किया था। तो आप ये समझिए कि ये सब, हाँ, ये दावों से वोट नहीं देता। मेरा जो शहर है जी, ये एक तो दावों से वोट नहीं देता, दूसरा हम बहुत अभागे हैं इस मामले के अंदर कि कोई 4000 करोड़ का विकास दिखा रहा है, कोई 1000 करोड़ का विकास दिखा रहा है, लेकिन सतही तौर पर, मतलब आप इसको देखिए, खुद आप बुरहानपुर शहर में घूम रहे होंगे, क्या ये शहर पिछले 10 साल में 10,000 5,000 करोड़ के विकास कार्य आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इस शहर के उद्योगपति, इस शहर के कुछ लोग जिन्होंने शहर को आगे बढ़ाने की ठानी है, कुछ लोग जो शहर को स्वास्थ्य की सुविधाओं में, शिक्षा की स्तर पर, रहने सहने के इसमें आगे ले जाना चाहते हैं। सरकारी तौर पर जितनी योजनाएं आई है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मेरी नज़र में समस्या है, मैं किसी पार्टी को यहाँ पर दोष नहीं दूंगा, ना किसी का पक्ष लूंगा, लेकिन सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग सबसे घटिया स्तर की बुरहानपुर जिले में है। चाहे वो क्या कारण लगता है? कारण यह है साहब कि नेता आता है, किसी चीज़ की योजना की घोषणा करवाता है, होर्डिंग्स बैनर पोस्टर पे अपने लगवा लेता है, और उसके बाद में जब वो योजना मैदान में आती है, इम्प्लीमेंट जब होती है, तो उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब अभी जो हमारे शहर में गड्ढे खोदे हैं, अमृत जल धारा योजना को जो क्रेडिट लेते हैं, 115 करोड़ 120 करोड़ रुपए की लेके आए हैं, उसमें पूरा शहर खोद के रख दिया है साहब। खोद के रखने के बाद किसी ने यह जहमत नहीं उठाई पलट के वो देखने की उसको वापस बंद करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो बाईपास रोड बना हुआ है उसकी स्थिति देखिए। आज लालबाग रोड जो सबसे सुंदर रोड था बुरहानपुर का, आज उस तो जिम्मेदार जो है ना, वो बिल्कुल मॉनिटरिंग करते नहीं है किसी भी चीज़ की। जितनी भी योजनाएं आप लेके आ जाओ, जब तक के ये शहर पर्यटन के लोग इसके लिए वोट देते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम बात तो करते हैं, मैंने कई बार देखा, अनुभव किया, लेकिन लोग को अच्छी योजनाएं जाती हैं, सीधे पैसे देने वाली लाडली बहना जैसी योजना है, बहुत सारी योजनाएं जाती हैं, तो लोग, आपका तजुर्बा कहता है कि लोग इन सब चीज़ों को देखकर वाकई वोट करते हैं, ये मुद्दे रहते हैं उनके लिए। मैं बुरहानपुर शहर की जहाँ तक बात करूँ तो ये हम बहुत ऊपर की बात करते हैं, हवा में, कि हम बड़े गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं या कुछ है। ये चुनाव आखिरी के एक सप्ताह में सारी विकास की योजनाएं धरी रख दीजिए, आप सारी बातें धरी रख दीजिए। आखिरी के एक सप्ताह में धीरे धीरे इसका ध्रुवीकरण, जातिगत समीकरण की तरफ जाता है, और आखिरी 3 दिन में बुरहानपुर में पिछले सारे चुनाव देख लीजिए आप, पिछले 5 विधानसभा चुनाव देख लीजिए, अंतिम 3 दिन ये पूरा जातिगत समीकरण की तरफ पलट जाता है। काय का 4000 करोड़ का विकास, काय का 1000 करोड़ का विकास, तो हिंदू में मुसलमान ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ। और अब यहाँ पर MIM जैसी पार्टी ने एंट्री कर ली है। हाँ, ये बात भी बताने की है, बुरहानपुर की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पार्षद जीते हैं उनके? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार 12 से 13,000 वोट लेकर कांग्रेस पार्टी को मात्र 300 वोटों से चुनाव हरवाया महापौर का। अब आप समझिए कि सपोज किसी कांग्रेस पार्टी ने किसी हिंदू चेहरे को टिकट दे देना, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू चेहरे को टिकट दे देना, अब 1,10,000 अल्पसंख्यक वाले बुरहानपुर शहर में ओवैसी ने यदि किसी को खड़ा कर दिया तो क्या स्थिति बनेगी? जब उन्होंने मुस्लिम के सामने मुस्लिम खड़ा किया और 15 मिनट के भाषण में 12,000 वोट लेके चले गए, तो यदि बुरहानपुर से उन्होंने कोई मुस्लिम कैंडिडेट अच्छा दे दिया और 1-1 घंटे की 3 आम सभाएं कर ली, तो साहब ये आपके विकास सब धरे रह जाएंगे, चुनाव पूरा जातिगत की तरफ पलट जाएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत की आपने बात की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप बुरहानपुर की बात होगी, जिले में और भी है, नेपा नगर है, बाकी सीटों पर की क्या स्थिति लगती है? नेपा नगर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। नेपा नगर में भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो कांग्रेस से गई हुई विधायक है वहाँ पर,
उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज की तरफ और खुद भाजपा नेपा नगर भी उन सीटों में शामिल है जो सुमित्रा काजदेकर शायद है ना, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी लेकिन बीच पे बीजेपी में चले गई, उपचुनाव में तो जीत गई, लेकिन उपचुनाव में जीत गई। लेकिन आज की परिस्थिति में खुद भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे नाराज है और वहाँ की जो जनता, और एक बात ध्यान रखिए आप कि नेपा नगर मध्य प्रदेश की वो विधानसभा सीट है कि वहाँ से जिस पार्टी का प्रत्याशी विधायक बनता है वही पार्टी की सरकार बनती है। तो नेपा नगर बड़ा अहम रहेगा आपके लिए देखने के लायक इस बार। बिल्कुल, ये देखने की बात होगी। ये बताओ युवाओं में कैसा है, क्या युवाओं का क्या रुझान रहता है? युवाओं में तो युवा पत्रकार हो यार। युवाओं में रुझान ये देखना चाहता हूँ कि अभी तो हमारे जो पूर्व प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष है उन्होंने बताया कि अभी सत्ता जाती दिख रही है, सत्ता तो बिल्कुल जाती दिख रही है। और हमारे एक सीनियर पत्रकार ने फिर बताया कि यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट यहाँ से जीत के आएगा, लेकिन इनकी पूरी गलत फहमी है। मैं किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन मैंने जिस प्रकार की 8 और 10 साल की पत्रकारिता में देखा हूँ तो लगातार एक ही चेहरा अगर बीजेपी से बार बार टिकट लेते रहेगा और वही लड़ता रहेगा तो भाजपा को इसको फिर भीतरघात का सामना करना पड़ेगा। कम से कम अभी ये बताया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि अर्चना चिटनीस को फिर से टिकट मिल रहा है और फिर चुनाव मैदान में उतर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर उतरेगी तो उन्हीं के ही ऐसे भाजपा के 13 कद्दावर नेता बुरहानपुर के ऐसे है जो इस्तीफा तक दे गए और भीतरघात करने के लिए तक उतारू है, तैयार रहेंगे। रही बात, इन्होंने बताया अभी कि बीजेपी का यहाँ से कैंडिडेट जीतेगा। बीजेपी के लिए यहाँ रास्ता आसान नहीं है, बहुत तकलीफों का आसान रास्ता है। मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार इसको प्रकाशन भी किया। हमारी पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस जो है वो लगातार, उसके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए, स्मृति ईरानी आई, शाहनवाज सुल्तान आए, केंद्र के बड़े मंत्री आए, नेता आए, उसके बाद भी चुनाव हारी, वो भी निर्दलीय से। ये हम आपको बता दें। लेकिन क्या होता है, ये हमारी जो खबर है ये पूरी आधे पेज की और ये पूरी ऑल एडिशन, हाँ, उसके बाद भी। और मैं किसी पार्टी से बैकग्राउंड नहीं हूँ, ना ही किसी का ये सब बताओ यार, ऐसी खबर लगा देते हो, तुमको कोई डराता धमकाता नहीं है? मंत्री चमकाता तो होगा। कई बार नोटिस भी आए करोड़ों के, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। और शहर से मेरी, आप रिजवान भाई से पूछ लो, पत्रकारिता में अपन ने बहुत निष्पक्षता से काम किया है काफी समय से। आप प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं, बताइए क्या स्थिति रहती है, स्वतंत्रता से कर पाते हैं पत्रकारिता? देखिए, मैं इसको एक अलग हट के देखूं तो एक पत्रकार का जो जीवन है, अगर वो बेचारा सिर्फ पत्रकारिता के ऊपर ही निर्भर है और उसने कोई अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करे अपने लिए, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं परेशान होता है। नेता सबसे पहले धमकी देता है बैनर छीनने की, क्योंकि नेता को ऐसा लगता है कि आज 1 लाख 2 लाख 50,000 रुपये कहीं मैं ऊपर दे करके इससे छीन के उसको बैनर ला के दूँगा। ऐसा होता भी है कई बार। और वो जो पत्रकार निर्भीक रूप से काम करते हैं वो फिर भी डरते नहीं है आखिरी तक के। दबाव झेलना कुछ लोगों की मतलब अब आदत भी बन जाती है। अगर दमंगता से आदमी को काम करने की आदत है तो कर ही रहा है। नेता का कद बड़ा होता है तो वो क्या बात सोचता है कि तुम्हारा जो भोपाल में एडिटर है मैं उससे बात कर लूंगा। ये अक्सर देखा है। अच्छा, वो भोपाल का एडिटर जो है वो अपने यहाँ पे बुरहानपुर में, खंडवा में, पंधाना में, नेपा नगर का जो उसका व्यक्ति जो रिपोर्टर है उसको धमकाता है, उल्टा चमकाता है। हाँ, ये देखो साहब, ये जो बीमारी है ये सभी जगह है, कहीं पर थोड़ी है कहीं पर ज़्यादा है, लेकिन ये बीमारी राष्ट्रीय स्तर से लेकर तो यहाँ तक है अभी आज की तारीख में मीडिया का परिदृश्य आपसे कुछ छुपा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, जो अभी आपने पूछा मेरे से कि आप इस प्रकार की जो खबरें लिख लेते, ये लगता है इसमें इस आज की जो खबर है ये जो मैंने आपको दिखाया है, इस खबर जब ये छपी है तो जो पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस का जो पीए है, जो निजी पीए राहत नाम है उनका, उन्होंने रात में 15 फोन संपादक को लगाए। अर्चना चिटनीस के स्वयं 3 फोन गए। वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को इनका मंत्री का और इनका फ़ोन आया था। तो बोला सर किस बारे में? तो बोले कि यार उनका फ़ोन आया था। मैं सर फ़ोन लगाते रहते हैं, वो हर बैनर में लगाते रहते हैं। मैं तीन अखबार मेरे पास में ऑलरेडी है, तीनों अखबारों में। ये सब आपकी वर्दी पे सितारे हैं, ऐसे जब फ़ोन जाते हैं ना तभी तुम अभी आप युवा हो, आप ये मान के चलो आने वाले 20-25 साल बाद जब आप बात करोगे ना तो ये सब उपलब्धियों में गिनाती है सब चीज़ें। बहरहाल रिजवान भाई, मुझे एक बात बताइए, हम निमाड़ की ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पर। नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उनके जाने के बाद उस तरह का बीजेपी का नेतृत्व नहीं। ये पहला ऐसा चुनाव होगा विधानसभा का जो बीजेपी का बड़ा चेहरा नहीं है। कांग्रेस में अरुण यादव निमाड़ के बड़े नेता, लेकिन वर्तमान स्थिति परिस्थिति में भी कमलनाथ से उनकी जिस तरह की अनबन की चीज़ें आती हैं तो वो भी एक तरीके से हाशिए पर हैं। इन दोनों के बिना हम लोकसभा चुनाव देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव था कि जिसमें बहुत ही क्लोज फाइट रही। कहाँ नंद कुमार सिंह चौहान की 2.5 लाख वोटों की लीड थी इस पूरे निमाड़ रीजन में, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में, खंडवा बुरहानपुर में, और वो लीड 80,000 पे जाके सिमट गई थी। यानी कि वो कम कहने के बताता है कि लोगों में वो कब उत्साह नहीं रहा था। तो ये चुनाव किस तरीके से लगता है? देखिए, भाजपा ने जो एक बड़ा दांव खेला है कि उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को निमाड़ मालवा की जिम्मेदारी सौंपी है और वो निमाड़ मालवा में कैलाश जी का डायरेक्ट
कार्यकर्ताओं से कनेक्ट है, तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिलता दिख रहा है संगठन के स्तर पे। यदि हम कांग्रेस में बात करें, अरुण यादव जैसे बड़े नेता को साइडलाइन करके रखा गया, तो और इतना बड़ा कोई फेस निमाड़ में कांग्रेस का ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो सबको लीड कर सके। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस निमाड़ क्षेत्र में, खास मालवा में तो जीतू पटवारी जैसा जुझारू नेता है उनके पास, निमाड़ में कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आ रहा कि जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक जिसको बोलेंगे कि एंकर फेस दे सके, जो एक पूरा मुद्दे को, मामलों को जो उठाया, लीड करे इस मामलों को, ऐसा फेस निमाड़ में नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं इस यदि हम पहलू से देखें तो कांग्रेस पिछड़ते नजर आ रही है, खास करके संगठन के मामले को लेकर। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर देखें तो कांग्रेस का संगठन वीक है, जनता का गुस्सा ज़्यादा है, कांग्रेस उस गुस्से के मुताबिक जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वाह नहीं है। यानी कुल मिलाकर पूरा चुनाव जाके टिक जाता है कैंडिडेट के फेस के ऊपर, जो टिकट होगा उसके बाद ही क्या कुछ कह सकते हैं कि कौन जीतेगा। बिल्कुल, जो टिकट है, बीजेपी कांग्रेस के जो पार्टियां दोनों बोल रही हैं कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, वो तो कितना सर्वे के आधार पर दिया जाएगा देखा जाएगा। बाकी यदि हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में फेस डिक्लेयर होने के बाद संगठन काम करता है, और कांग्रेस के अंदर कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद उस कैंडिडेट की जो टीम है वो काम करती है, संगठन की टीम काम नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। गुटबाजी तो कांग्रेस में खुलेआम है, बीजेपी में ठगे छिपे, तो गुटबाजी तो सभी जगह त्रस्त है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मुझे लगता है आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये हमने एक मिजाज टटोलने की कोशिश करी और इसमें 3 बातें समझ में आती है। बुरहानपुर में पहली बात, पिछला चुनाव निर्दलीय जीते थे, 3-4 फैक्टर यहाँ अलग अलग हैं, और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी MIM का भी एक बड़ा फैक्टर होगा जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा। चेहरों के हिसाब से लहर नहीं है, न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, न उनके सामने खड़े होने वाले कमलनाथ की। ये बात सामने आती है। एक ने भी ये नहीं कहा पूरी बातचीत में कि कमलनाथ के नाम पर या चेहरे पर वोट पड़ेगा। एक ने भी ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान ऐसा फेस है जिनके लिए अब वोट, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों की है कि उनके नाम, उनके चेहरे पर वोट पड़ जाएगा। और बीजेपी आलाकमान भी इस बात को मानता है, तभी वो नहीं कह रहा है कि अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, वो भी कह रहे हैं कि चेहरा हमारा कमल निशान होगा। अब ये देखने की बात है कि यहाँ से जो बात समझ में आती है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट का जो चयन है वो चुनाव को प्रभावित करेगा। देखेंगे कि आगे अन्य सीटों पर वहाँ पर मिजाज क्या है, स्थानीय मुद्दे कितने होते हैं, लेकिन बड़ा फैक्टर MIM है। जब भी वोटिंग होगी उसके बाद नतीजे आएंगे, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ का जो नतीजा आएगा उसमें एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेगा। लपेटा की ये चुनाव यात्रा MP का किंग कौन आज से शुरू हुई है। आप लगातार हमें बने रहिए। एक बहुत छोटी सी गुजारिश है, प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।